नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य राज कौल। चाइना के मुद्दे पर भारत और चीन के बीच में अभी हाल ही में एससीओ समिट तियानजिन में बातचीत हुई थी, लेकिन कुछ ही महीने पहले एक बहुत बड़ी घटना ये हुई कि दलाई लामा सामने आए और उन्होंने कहा कि उनका पुनर्जन्म होगा। अब वो पुनर्जन्म भारत में होगा, चीन में होगा कि दुनिया के किस ऐसे कोने में होगा, इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है तिब्बतियन जो है सरकार रही है यहाँ पर, उसके पूर्व राष्ट्रपति सिक्योंग डॉक्टर लोब्सांग सांगे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरा पहला सवाल, जो हाल ही में हमने तियानजिन में देखा भारत और चीन के बीच में बातचीत, क्या भारत चीन पर भरोसा कर सकता है? कभी नहीं। हम दावे से कह सकते हैं चीन को भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हिंदी चीनी बाय बाय करके भारत चीन के पास दौड़ते हैं, वो कहते हैं हम दोस्त बनना चाहते हैं, तो चीन ने धोखा ही दिया। क्योंकि 54 में पंचशील जो शांति का वो एग्रीमेंट साइन किया और 62 में इन्वेड किया, और 79 में अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय फॉरेन मिनिस्टर था, चाइना ने इन्वाइट किया, गए तो वहाँ वियतनाम के ऊपर हमला किया, फिर जल्दी वापस आना पड़ा। तो 2015 में शी जिनपिंग भारत आया और फिर हिंदी चीनी बाय बाय का बात हुआ। फिर 2017 डोकलाम में वो बॉर्डर में इंकर्जन हुआ। फिर 2019 में शी जिनपिंग फिर भारत आया, फिर भारत ने कहा हिंदी चीनी बाय बाय। हाँ, तो फिर गलवान हुआ, हमारे भारतीय जवान को मार दिया, पीट लिया, बहुत गंभीर बात हुआ। तो इस इतिहास का देखने से जब इंडिया हिंदी चीनी भाई भाई करके जाते हैं तो वो धोखा ही देते हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ, पहले से हिंदी चीनी भाई भाई नहीं बोलना था, क्योंकि भाई भाई बोलने से बहन सबको तो निकाल दिया था। बहन सब हमारे तिब्बती के साथ था। चीनी वैसे ही आपके हेल्थ के लिए बुरा है, डायबिटीज़ देते हैं, डिमेंशिया देते हैं, आपका लिवर में फैटी होता है। हिंदी चीनी को छूना ही नहीं है, पहले से छू के गड़बड़ किया है। मैं तो ये मानता हूँ उनको विश्वास नहीं करना चाहिए। इसलिए अभी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी थियानजिन गए, वो शायद ट्रम्प और वो टैरिफ के एग्रीमेंट के साथ थोड़ा बातचीत हो रहा है, उस अच्छा नहीं हो रहा है, उसके लिए टैक्टिकल मूव होगा। स्ट्रेटेजिक शिफ्ट हो ही नहीं सकता, होने से फिर भारत को धोखा मिलेगा। आप कह रहे हैं भारत को धोखा मिलेगा, लेकिन तियानजिन से पहले एक बहुत बड़ी घटना अप्रैल में घटती है, वो है पहलगाम का हमला जो कश्मीर में हुआ, आपने देखा, और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और उसमें कहा गया कि चीन जो है पाकिस्तान का पूरी तरीके से समर्थन कर रहा था, और जो आतंकवादी हमला भी हुआ उसमें भी चीन के जो इक्विपमेंट हैं, चाहे वो अल्ट्रासेट हो, चाहे वो एल्पाइन ऐप हो या हथियार हो, वो इस्तेमाल हो रहे थे। ये क्या दर्शाता है? वही तो फिर हिंदी चीनी बाय बाय करते हो, पहलगाम हुआ, वो आतंकवादी लोग AK-47 मेड इन चाइना हैं, बुलेट्स भी मेड इन चाइना, जो बंदूक और बुलेट ने हम भारतीय लोगों को मारा, वही सब चीन का बंदूक और बुलेट है। और सैटेलाइट इमेज सिंदूर में भी वो वहाँ से पाकिस्तान से वो एयरक्राफ्ट अगर पाकिस्तान से आ रहा था, उनका सैटेलाइट इमेज फंक्शन सब चीन दे रहे थे ना, इसलिए चीन के साथ भारत का लड़ाई हो रहा था। तो इसलिए अब इतने बार होने के बाद भी आप विश्वास करेंगे तो आपको धोखा ही मिलेगा। धोखा मिलेगा आप कह रहे हैं, लेकिन बात करते हैं दलाई लामा की। दलाई लामा ने और एक बार ये भी ना, वो जो ट्रेड के बारे में, व्यापार के बारे में कहते हैं, तो भारत चीन से 113 बिलियन डॉलर्स का चीज खरीदते हैं, और भारत चीन को सिर्फ 14 बिलियन डॉलर बेचता है। माने 99 बिलियन डॉलर्स चीन का चीज़ खरीदते हैं भारत में। मतलब जब यहाँ खरीदते हैं तो यहाँ का जितना भी फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग जब है वो नहीं होगा, यहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। जब हम खरीदने सस्ता तो है मगर काम नहीं होगा, फैक्ट्री यहाँ नहीं होगा, तो फिर हमें नुकसान ही मिल रहा है ना। हाँ जी, आप कह रहे हैं धोखा मिलेगा, नुकसान मिलेगा, लेकिन बात करते हैं दलाई लामा की। दलाई लामा हाल ही में कुछ ही हफ्ते पहले आए, उन्होंने कहा कि उनका जो है पुनर्जन्म होगा, और कहा कि एक ट्रस्ट है उसको वो जिम्मेदारी देते हैं ये ऐलान करने की, पूरा रिसर्च करने की, जब उनकी मृत्यु हो उसके बाद। तो ये क्या दर्शाता है, कितना बड़ा ये कदम है, और क्या अगले जो दलाई लामा होंगे वो भारत से होंगे, चीन से होंगे, कहाँ से होंगे? अब वो परम पावन दलाई लामा जी ने इस बार अनाउंसमेंट किया, ये हमारे लिए खुशखबरी है, क्योंकि पुनर्जन्म होंगे, मतलब इंस्टीट्यूशन ऑफ दलाई लामा विल कंटिन्यू जी, हमारे बहुत ये बड़ी खबर है। मगर ये गुरु जी ने इसलिए कहा कि उनका चेला
तिब्बत से हो या साउथ ईस्ट चाइना से हो या हिमालयन रीजन से हो, मंगोलिया, रशिया, सारे संसार से 14 साल तक उनको विनती किया, प्रार्थना किया कि आपका पुनर्जन्म होना चाहिए, आप हमारा गुरु है। उस फॉलोअर्स चेला के प्रार्थना को आंसर देते हुए, ब्लेस करते हुए कहा कि होगा। अब उनका एक किताब आया हुआ है, वॉइस ऑफ द वॉइसलेस। हम विनती करते सब खरीदे, वो पढ़े, क्योंकि ये उनका पॉलिटिकल बायोग्राफी है। उसमें साफ कहा है कि वो चीन में पैदा नहीं होंगे, चीन के बाहर होंगे, क्योंकि गुरु जी को रिलीजियस फ्रीडम चाहिए, उनको धर्म वो मानने और प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा फ्रीडम चाहिए। चीन में तो है ही नहीं, तो इसलिए बाहर होंगे। और उनका पुनर्जन्म भारत में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, वो उन्हीं का फैसला है। भारत में हो सकता है क्योंकि वो भारत को बहुत प्यार करते हैं, कहते हैं कि आई एम प्राउड सन ऑफ इंडिया। हमारे ज्ञान नालंदा का है, हमारा वो बॉडी जो है दाल रोटी से खा खा के भरा हुआ है, तो उनका दिल में भारत बहुत करीब है। दिल में भारत बहुत करीब है, और प्रधानमंत्री मोदी भी उनसे बार बार जो है हाँ। बातचीत करते रहते हैं। कुछ सरकार के साथ जो बातचीत होती है किस लेवल पर होती है? कुछ पॉलिटिकल डायलॉग भी होता है या फिर सिर्फ एक प्लेजेंट्रीज होती हैं सरकार के साथ? अब ये कह नहीं सकता मैं। जब हम सिक्यों थे यहाँ, हम दिल्ली में आते हैं, बहुत दोस्त लोग हैं जी। हम, सभी मिनिस्ट्री में घुसते हैं और सभी से मिलते हैं, पॉलिटिकल बात सब कुछ होता है। जब बाहर आते हैं हम कुछ नहीं कहते हैं। इसलिए जितने भी भारत सरकार और भारत देश और भारत जनता ने हमारे लिए किया, किसी देश ने नहीं किया है, इसलिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। तो परम पावन दलाई लामा जी भी यहाँ आते हैं, राष्ट्रपति से मिलते हैं, प्राइम मिनिस्टर से भी पहले मिल चुका है, बहुत प्राइम मिनिस्टर से 1959 से अभी तक मिलते आया हुआ है। सबसे अच्छी बात होता है, सब इश्यू पे बात होता है। चाइना कहता है कि उनकी वन चाइना पॉलिसी है और दुनिया भर को इसको जो है रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन ताइवान के मुद्दे पर अगर हम बात करें, ताइवान का फ्यूचर आपको क्या लगता है? आपको लगता है तिब्बत की तरह वहाँ पर भी जो है जुल्म सितम बढ़ता रहेगा, एक एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसी जो चाइना की है और जो एग्रेशन वो दिखा रहा है, अपने जो है विमान वहाँ पर भेज रहा है, उनके जो एक कंट्रोल्ड एयर जोन है वहाँ पर, और आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है कि ताइवान की सिचुएशन क्या होने वाली है? एक पूरी तरीके से आपको लगता है कि चीन उन पे कब्जा कर लेगा? और दूसरी बात, भारत को इसमें क्या पहल करनी चाहिए? तो आपने वन चाइना के बारे में कहा, हाँ हम चाइना रोज कहते हैं वन चाइना सबको मानना चाहिए, मगर वन चाइना के डेफिनेशन जो है ना वो बड़ा बड़ा बनाते रहते हैं। वो कहते हैं कि अरुणाचल तो साउथ तिब्बत है, वो भूटान का ज़मीन जो है वो हमारा है, नेपाल का ज़मीन जो है हमारा है, जितना भी भारत और तिब्बत के बीच सीमा था, गलवान से लेके सेचिन सब उन्हीं का है, वो सब वन चाइना में वो कैलकुलेट किया हुआ है। ताइवान मैं ये मानता हूँ क्योंकि 2027 में जंग और हमला कब्जे करने का उनका प्लान पूरा हो रहा है, क्योंकि शी जिनपिंग एक बार नहीं 3 बार कह चुका है 2027 तक चाइना का मिलिट्री का मॉडर्नाइजेशन इतना होना चाहिए कि हम ताइवान को कब्जा कर सके। और अमेरिका का वो इंडो पैसिफिक कमांड जो था, मिस्टर डेविडसन ने भी कहा है कि हाँ 2027 में जितने भी अमेरिकन का नेवी और एयरक्राफ्ट एशिया में है, उससे बड़ा ज़्यादा चीन के पास होगा। तो अगर इन्वेड किया तो वो सफलता हो सकता है। वो CIA के चीफ ने भी कहा है, हम ताइवान भी गया, उनके एडवाइजर्स से मिला, जब पूछे तो वो भी कहता है 2027 हो या ना हो वो हमला करेंगे। मैंने वो चीन में भी हमारे कोई इंटेलेक्चुअल्स हम बात करते रहते हैं, चीन जनता भी मिलते हैं, वो कहते हैं कि चीन में उनका नेशनलिज्म इतना बढ़ा चुका है, नेता जो भी हो, शी जिनपिंग हो या ना हो, ताइवान को हमला करना और कब्जा करना उनका कर्तव्य हो गया है। ना करे तो कम्युनिस्ट पार्टी और जो भी नेता होगा, लीडर होगा, उसका बेनामी होगा। इसलिए हमला होने वाला, जब ताइवान कब्जा हो गया, भारत और अमेरिका से देखते रहने से सोचते कि हम इसमें जंग में नहीं लड़ेंगे, तो भारत और अमेरिका दोनों के लिए और वो जापान के लिए भी बहुत लॉस होंगे। क्योंकि ताइवान कब्जा कर लिया तो साउथ ईस्ट एशिया जितना भी देश थे, एशिया में जितना भी देश थे, वो सारे चलो हम चाइना के साथ
दोस्ती बना लेते, दिल से नहीं बना लेते, क्योंकि हमें भी हमला और कब्जा ना करे। और अमेरिका तो बहुत दूर है, इंडिया तो देखते ही रहते हैं, कुछ भी नहीं करेंगे। इसलिए वो एशिया वो उसके बाद ताइवान कब्जा करने के बाद वो नंबर 1 एशिया में हो जाएंगे, और चाइना जाएंगे कि नंबर 1, सारे संसार का नंबर 1 होने। देखिए, चीन बार बार कहता है और दोहराता रहता है कि आपस में भारत और चीन के बीच में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए, और जो ये मतभेद आपस में हैं वो बाउंड्री क्वेश्चन को लेकर हैं, वो विवाद कई सालों से रहे हैं, वो जो है बातचीत के बीच में नहीं आने चाहिए। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि जब तक ये बाउंड्री क्वेश्चन हो, जब तक एग्रेशन जो है चाइना के साइड से हो, तब तक बातचीत चलते रहे, तब तक ट्रेड चलता रहे, तब तक आपस में पीपल टू पीपल कांटेक्ट चलता रहे? देखिए, चीन ना वो कहते हैं म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए, उनका तो विस्तार भारती का नीति सोच है ना, उनका पहले स्ट्रैटेजी है। इसलिए कहा था तिब्बत को कब्जा करना चाहिए, ये हमारा काम है, और 5 ओनली के पीछे जाना है, लद्दाख, नेपाल, भूटान, सिक्किम और अरुणाचल। अभी तब जितना भी देखो 60 साल में 5 ओनली के पीछे आ रहा है, गलवान से सेचिन से, गलवान से लेकर अरुणाचल। क्यों? वो ये मानता है कि तिब्बत को कब्जा कर लिया, 5 ओनली को कब्जा कर लेने से वो हिमालय को डोमिनेट करेंगे। जो हिमालय को डोमिनेट करेंगे वो इंडिया और साउथ एशिया को डोमिनेट करेंगे। उन इस एशिया पे वो कोशिश कर रहा है, सेंट्रल एशिया में चीन कोशिश कर रहा है, साउथ ईस्ट एशिया में कर रहा है। वो साउथ एशिया का उनका विस्तार भारती का सोच यही है, पाम को कब्जा करो, 5 फिंगर्स को कब्जा करो, हिमालय को कब्जा करो, और इंडिया और साउथ एशिया को दबाओ। इसलिए बॉर्डर में वो देखो, वहाँ शिनजांग से लेके अरुणाचल तक 4 लेन हाईवे बना चुका है। अब रेलवे लाइन आ रहा है शिनजांग से कोंगबो नीट्री तक, और चेंगडू से रेलवे लाइन आ रहा है कोंगबो नीट्री तक। कोंगबो नीट्री कहाँ है? अरुणाचल के उस तरफ है। और गोलमुद से लेके लहसा से वो नीट्री पे फिर रेलवे लाइन अभी आ चुका है। वहाँ पर बिगेस्ट एयरफील्ड है नीट्री में, और मिलिट्री टाउन है नीट्री में। तो अरुणाचल को कब्जा करने के लिए तैयारी पूरा कर चुका है। इसलिए जंग लड़ेगा तो सप्लाई चेन जिसके पास ज़्यादा हो वही जीतेगा ना। तो यहाँ से हम देखो सिपाही जवान वगैरह मिलिट्री इक्विपमेंट यहाँ से भेजेंगे, ईटानगर तक वहाँ एयरपोर्ट है, फिर बॉर्डर तक कैसे 14 घंटा ट्रक चलाना पड़ता है। वहाँ से हाईवे, हाई स्पीड रेलवे, मिलिट्री एयरफील्ड प्रिपेयर कर चुका है। इसलिए सिचुएशन बहुत गंभीर है। चाइना जंग के लिए पूरी तरीके से तैयार, पूरा तरह। मैं तो ये मानता हूँ ताइवान नंबर 1 हॉटस्पॉट है, नंबर 2 अरुणाचल है, क्योंकि उनका प्रिपरेशन देखना पड़ेगा ना। तो गलवान में जो वो टेस्ट है, डोकला में हुआ जो टेस्ट है, वो अरुणाचल में जो होगा, क्योंकि वो 62 में भी वहाँ जीता ना। वो देखो जीता है, मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारा तरफ से प्रिपरेशन नहीं हुआ था 62 वॉर में। तो वो सोचते हैं पहले हमें जीता है, साइकोलॉजिकल एडवांटेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप एडवांटेज है, मिलिट्री इक्विपमेंट एडवांटेज है, एयरफील्ड, एयरक्राफ्ट सब वहाँ रखा हुआ, सब एडवांटेज है, क्यों नहीं। अब मुझे ये बताएं, आपने बोला कि जंग की तैयारी पूरी चीन की तरफ से है, लेकिन अभी जो हम अपने साउथ एशिया में देख रहे हैं, कुछ कुछ मुल्कों में क्या हो रहा है, तब्दीली हो रही है, वहाँ पर एक रिवोल्ट हो रहा है। आपने देखा श्रीलंका में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, और हाल ही में काठमांडू से आया, जब नेपाल की जो है पार्लियामेंट, संसद वहाँ जल रही थी, मैं वहाँ पर मौजूद था। तो आपको क्या लगता है कि चीन का कितना इसमें योगदान है? क्योंकि पहले भी जो चीन के एम्बेसडर हैं उनका नाम बार बार आता रहा है, चाहे वो बांग्लादेश में हो, श्रीलंका में हो, या हाल ही में नेपाल में हो। देखिए, जब श्रीलंका में पहले हुआ था, पहले श्रीलंका में हुआ था ना, जवान लोग अपने वो नेता को भगाया, तो जो चीन का सपोर्टर वो लोग थे, रूलिंग पार्टी, उनको हटाया। उसके बाद कहाँ हुआ? मालदीव्स में हुआ और बांग्लादेश में हुआ। बांग्लादेश में क्या हुआ? जो इंडिया को सपोर्ट करने वाले पार्टी को हटाया और चीन को सपोर्ट करने वाले पार्टी आया। जो नेपाल में हुआ वो अभी मेरे ख्याल में वो जनता लोग की, नौजवान लोग की, वो सभी नेता को निकाल दिया वो करप्शन के कारण। हाँ, और पाकिस्तान में भी हो रहा है। यूथ लोग ना वो इमरान खान किस लिए सपोर्ट कर रहा है कि वो आर्मी को रिमूव करने के लिए। मगर ये ओवरऑल फेनोमेनन अलग है। ये है कि ग्लोबल साउथ में ऑलमोस्ट 1.92 बिलियन यूथ है। हम भारत में कहते हैं कि यूथ डिविडेंड, उनको काम मिलेगा तो डिविडेंड है, काम नहीं मिलेंगे तो डिजास्टर है। तो ये मालदीव से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, नेपाल से वो
पाकिस्तान में हो रहा है, अभी इंडोनेशिया में हुआ, अरब स्प्रिंग में हुआ, जो यूथ लोग वो अपनी सरकार को निकाल रहा है कि वो का काम दो, काम नहीं देंगे तो हम जंग करेंगे, क्रांतिवार करेंगे और आंदोलन करेंगे। ये ग्लोबल साउथ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। चाइना में भी 40% ऑफ कॉलेज ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड है। तो चाइना में भी 700 प्लस मिलियन यूथ है, उनको भी काम चाहिए। काम नहीं देंगे तो ये आंदोलन, ये क्रांतिवार होते रहेंगे। लेकिन आपको लगता है कि जो चीन के राजदूत हैं या एम्बेसडर्स हैं, वो कोशिश करते हैं पॉलिटिकल ओपिनियन बदलने की, पॉलिटिकल लीडर्स को खरीदने की? जरूर। वो तो सूटकेस से सूटकेस लेके सब जगह में मिलते, वो नेताजी को मिलते रहे, सबको मालूम है वो तो। क्योंकि हमने तो ये भी सुना है कि काठमांडू में चीन का वो एम्बेसी है और राजदूत है, वो भारत का राजदूत और अमेरिका का राजदूत से भी ताकतवर और मोर इन्फ्लुएंशियल है। अच्छा। अब तो अभी तो नहीं है शायद, अब वो रिवॉल्व होने के बाद, मगर वो सभी जगह में वो कोशिश करता है। क्या भारत में भी जो चीन की एम्बेसी है वो भी ऐसी कोशिश करती है? जरूर। किसके साथ करती है, आपको क्या लगता है? अब वो तो उनका वो नेशनल डे सेलिब्रेट करता है, उस समय किस किस को इनवाइट कर रहा है, वो हमारे नेताजी में, बिजनेसमैन में, जर्नलिस्ट में, वो सब वहाँ खाने पीने के लिए कौन कौन जाते हैं, उनका फोटो भी छाप लिखते हैं, नाम भी वो लिखा हुआ होता है। सब नहीं है। वो कोशिश जारी रखता है कि जितना भी इन्फ्लुएंस उनका टेंटिकल्स है, वो इट्स कॉल्ड इलीट कोऑप्टेशन। जो इलीट होता है, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट, इंटेलेक्चुअल्स, उनको कोऑप्ट करना, खरीदना, पॉकेट में डालना, वो तो कोशिश करते रहते हैं। तो क्या मंशा क्या है जो आप कह रहे हैं ना, कोऑप्ट करना है? भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम कहें तो मेन एजेंडा क्या है? कोऑप्ट किस लिए करते हैं, कि उनका मेन जो टारगेट है वो क्या है? उस देश को दबाने के लिए, उनके अंडर रखने के लिए। क्योंकि आप ये ना सोच है ना, चीन का नाम जो है वो चाइनीज में टुंगवो है। टुंगवो मतलब मिडिल किंगडम। सारे संसार का मिडिल सबसे सुपीरियर रेस और सुपीरियर किंगडम वो है। बाकी सब बार्बेरियंस है, आदमी भी नहीं, गंदा बार्बेरियंस है, वो ये मानता है। तिब्बती लोग बार्बेरियंस है, इंडियंस लोग बार्बेरियंस है, अमेरिकन सब बार्बेरियंस। वो सबसे सिविलाइज्ड देश है और सिविलाइजेशन सबसे बढ़िया है, और उनका सिटीजन भी सबसे सुपीरियर रेस है, ये मानता है। तो बार्बेरियंस को बार्बेरियंस की तरफ ना, इसलिए जब इतिहास के अनुसार जब चाइनीज एम्परर को जो भी मिलने चाहता है, अपने पैर जमीन पे रखे, सर जमीन पे रखे, उनको सलाम करना चाहिए। तो आपको लगता है कि आप कह रहे हैं मतलब सब सर झुकना चाहिए। आप कहते हैं कि देश को दबाने की कोशिश वो लोग करते सर हैं, कोऑप्ट करने के लिए। क्या सरकार को भी तब्दीली लाने की कोशिश ऐसे करते हैं? क्यों नहीं। बहुत देश में अभी वो अफ्रीका वगैरह में इतना न्यूज़ मीडिया में आया हुआ है, इस नेता को खरीदे, ये नेता को खरीद। अफ्रीका सिर्फ नहीं, मैं ऑस्ट्रेलिया गया हूँ, नॉर्वे, यूरोपियन कंट्रीज में गया हूँ, उनका मंत्री लोग मिलता हूँ। प्रो चाइना लोग चाइना बहुत जाते हैं। उसके वो रिटायर होने के बाद चाइनीज़ कंपनी का डायरेक्टर वगैरह कंसल्टेंट होके लाखों से लाखों डॉलर का तनख्वाह भी लेते हैं। वो ट्रेड मिनिस्टर, फॉर्मर ट्रेड मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, बहुत नाम है। तो भारत में भी कोशिश ऐसे कर सकती है चाइना, कोशिश सरकार बदलने की? कोशिश सिर्फ नहीं, कहीं कहीं सफलता भी होते होंगे, क्योंकि हम न्यूज़ मीडिया में देखना पड़ेगा। अब सब क्यों नहीं कोशिश करेंगे। अब छोटा सा तिब्बत में जर्नलिस्ट को जाना मना है, करीब 1-2 को वो मानसरोवर कैलाश में गाइडेड टूर ले जाता है। भारत से यूट्यूबर लोग वहाँ आने देते हैं, उनको खाना वो सब फ्री देते हैं। अब यूट्यूबर लोग भी उनका तारीफ कर रहे हैं, तिब्बत में जा रहा है, चाइना जा रहे हैं, चाइना ये है, भारत ये नहीं। वो तो कोशिश करते रहते हैं। उनका वो इलीट कोऑप्टेशन जो स्ट्रैटेजी है, वो 1-2 साल नहीं, हजारों साल का स्ट्रैटेजी है। वो करते रहते हैं। वो सोचते हैं कि क्योंकि उनका तारीफ करो, खुद आके उनका तारीफ करो, अपने देश के खिलाफ बोलो। तो अब देखिए यूट्यूब में है, यूट्यूब पर अभी भी हम भी हैरान हो गया। ये तिब्बती में वही यूट्यूब पर एक ब्रिटिश था, वो धर्मशाला परम दलाई लामा जी का मस्जिद में चिल्ला के जाके खाना खा के बहुत तारीफ कर रहा था। वो जब तिब्बत गया,
परम पावन दलाई लामा और तिब्बती के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा है। ये तो हैरान की बात है। हैरान नहीं, वो हकीकत है, उनका स्ट्रैटेजी है ना। आप जाते हैं, इतना तारीफ कर रहे हो, यहाँ आओ, आपको खिलाऊंगा पिलाऊंगा, हमें भी तारीफ करो, ऐसे ही खरीदता है, सबको खरीदता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए सवाल ये कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ क्या दलाई लामा की बातचीत होगी? क्योंकि हमने देखा कि अमेरिकी सांसद भी यहाँ पर आए, दलाई लामा से मिले और सालों से आ रहे हैं, आपस में बातचीत हो रही है, स्पीकर भी वहाँ से आए हैं। तो क्या ट्रंप की खुद दलाई लामा जी से मुलाकात होगी? मेरे ख्याल में मैं चाहता हूँ कि ये हो, क्योंकि 2020 में टिबेटन पॉलिसी सपोर्ट एक्ट पास किया हुआ है। उस समय डोनाल्ड ट्रंप ने साइन किया हुआ है। ये कानून है अमेरिका में कि वो तिब्बत को सपोर्ट करे, ये कानून है। और हमारा वो टिबेटन गवर्नमेंट एग्जाइल भी रिकॉग्नाइज किया, मेरा ऑफिस भी रिकॉग्नाइज किया। 10 साल तक मैं स्टेट डिपार्टमेंट व्हाइट हाउस अंदर घुसने को नहीं मिला, और नवंबर ऑफ 2020 एंड दिसंबर 2020 में स्टेट डिपार्टमेंट व्हाइट हाउस दोनों में घुसने को मिला। अब उसके बाद वो कानून भी हो चुका है। वो कानून का दस्तखत डोनाल्ड ट्रंप का है, और डोनाल्ड ट्रंप ने सोलिनस को 85th बर्थडे पे भी विश किया, उनको इनवाइट किया हुआ है। तो मैं तो ये विश्वास करता हूँ, अगर आजकल परम पावन दलाई लामा जी ट्रैवल इतना नहीं कर रहा है तो शायद अमेरिका में जा नहीं पाएंगे, इसलिए मुलाकात नहीं होंगे। अगर जाएंगे तो मेरे ख्याल में वाशिंगटन डीसी जाएंगे तो मुलाकात होंगे। डॉक्टर लॉबसान सांगे, आप हमारे साथ एनडीटीवी इंडिया पर जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आदित्य जी, थैंक यू।